नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आलोक आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुका हूं आज के सेशन में और चर्चा करने वाले हैं एनडीए गवर्नमेंट के बारे में, जिसको मोदी 3.0 सरकार के बारे में जाना जाता है। और देखेंगे 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड को कि सरकार जो है वो कहां तक सफल है और कहां तक फेलियर है। ठीक है, तो लोग कह रहे हैं कि जो मोदी 3.0 गवर्नमेंट है वो उस फ्री हैंड से काम नहीं कर पा रही है जिस प्रकार से पिछले 2 टेन्योर इन्होंने करके दिखाया है। तो पूरी विस्तृत चर्चा यहाँ पर होने वाली है। देखेंगे कि सरकार का क्या रवैया है, क्या सरकार 5 साल तक चल सकती है या 5 साल के पहले गिर जाएगी। इन सब चीजों पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को। तो 26 जनवरी 2014 का दिन था। पहली बार बीजेपी एक पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में आती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करते हैं। शपथ ग्रहण करने के बाद एक एक्शन मूड में दिखते हैं और बहुत ही धड़ाधड़ जो निर्णय हैं वो लिए जाते हैं। इसमें बहुत सारे निर्णय अच्छे होते हैं, बहुत सारे बुरे हो जाते हैं। जैसे नोटबंदी वगैरह एक खराब निर्णय माना जाता है इनका, लेकिन इसके साथ ही काले धन पर एसआईटी, रेल का किराया, सब्सिडी, इन सब चीजों की जो चर्चाएं हैं वो काफी न्यूज में रही थी। उसके बाद टेन्योर खत्म होता है, आता है साल 2019। साल 2019 में बीजेपी फिर से एक प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में अपनी सरकार बनाती है और मोदी जी दूसरी बार लगातार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। अब इसके बाद देखने वाली बात यह होती है कि दूसरा टेन्योर भी इनका काफी सक्सेसफुल माना जाता है, क्योंकि इसमें भी इन्होंने बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए जो देश हित के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थे। उसमें सबसे जरूरी निर्णय आ जाता है धारा 370, अनुच्छेद 370 को हटाना जम्मू कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का जो दर्जा मिला था उसको समाप्त किया जाता है यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट के द्वारा और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद ये टेन्योर भी खत्म होता है और चुनाव होता है हमारी 18वीं लोकसभा का। और 18वीं लोकसभा का चुनाव जो समाप्त होता है और उसके नतीजे जो हैं वो काफी चौंकाने वाले आते हैं बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी पूर्ण बहुमत के नीचे पहुंच जाती है। और पूर्ण बहुमत के नीचे पहुंचने के बाद मोदी जी किसी तरह जोड़ गांठ करके बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो बनवाते हैं और इस गवर्नमेंट को मोदी सरकार का नाम ना देकर एनडीए सरकार का नाम दिया गया, क्योंकि ये अब गठबंधन की सरकार है। और कहा जा रहा है कि ऐसे में गवर्नमेंट के हाथ जो है वो बंधे हुए हैं, फ्री हैंड से काम नहीं कर पा रहे हैं। अब इसके बारे में आपके सामने जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत है यहां से। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि 35 से 40 दिन, 100 दिन लगभग होने वाले हैं, लेकिन कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय अभी तक नहीं लिए गए हैं। हालांकि जो चुनावी इनका मुद्दा था, जो चुनावी घोषणा पत्र था, उसमें बहुत सारे राष्ट्रव्यापी मुद्दे थे जिनको बोला गया था कि गवर्नमेंट में आने पर किया जाएगा। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसके बाद मुस्लिम आरक्षण को समाप्त करना, उसके बाद दिल्ली का मास्टर प्लान, उसके बाद वक्फ बोर्ड को समाप्त करना और एक और इम्पोर्टेंट हो जाता है अग्निवीर योजना में सुधार करना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इन्होंने अपने चुनावी रैलियों में, चुनावी घोषणा पत्र में बोला था। लेकिन जब सरकार बन के सामने आती है गठबंधन की सरकार, तो ये चीजें यहाँ पर सही नहीं हो पाती, क्योंकि ये जो 2 चेहरे आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक चाचा जी हैं और एक मामा जी हैं। तो दोनों जो चेहरे हैं इन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई है। अब ऐसे में आप लोगों ने देखा होगा कि लोकसभा अध्यक्ष के लिए भी बवाल था, लोकसभा उपाध्यक्ष के लिए भी था, हर जगह बवाल मचा हुआ है। सेशंस जो है वो नहीं चल पा रहे हैं। ठीक, बैकफुट पर क्यों है? तो उसकी 4 वजह बताई गई है रिपोर्ट में कि 4 वजहें हैं जिसकी वजह से बैकफुट पर है मोदी 3.0 गवर्नमेंट। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये सरकार 5 साल तक स्टेबल नहीं रह पाएगी। पहला क्या है? पहला है 272 प्लस सीटें नहीं आई और इसकी समीक्षा जो इन्होंने क्या है वो की, और अभी तक ये समीक्षा में ही लगे हुए हैं। ठीक है, समीक्षा में लगे हुए हैं कि हमारा बहुमत क्यों नहीं आया, क्योंकि बहुमत जो था इनको पूरी उम्मीद थी। अब की बार 400 पार का नारा दिया गया था, लेकिन बहुमत भी नहीं हासिल हो पाया।
तो ऐसे में बीजेपी अभी तक समीक्षा में ही लगी है, कार्यों की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। सदन चलाने की चुनौती, इस बार विपक्ष काफी मजबूत है। जो सदन चला उसमें भी आपने देखा कि बहुत सारे दंगे हुए, बहुत सारा ये बवाल किया विपक्ष के नेताओं ने। उसके बाद संगठन और आरएसएस के संबंध जो हैं, इसमें भी कटुता जो है वो सामने निकल कर आती है, एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी की जाती है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट हो जाता है 2024 का बजट। अब 2024 का जो बजट है, उसके लिए जो बजट का एलोकेशन है, वो अकेले मोदी गवर्नमेंट नहीं करेगी, उसमें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार भी शामिल होने वाले हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि फुल फेस में ये गवर्नमेंट काम नहीं कर पा रही है। अब बात करेंगे मुख्य मुद्दे क्या हैं जो इनको फेल बताया जा रहा है। तो सबसे पहला मुद्दा पेपर लीक का। पेपर लीक एक नासूर बन चुका है भारत में। आप स्टूडेंट हैं, आपको पता होगा कि पेपर लीक का जो मुद्दा है वो कितना ज्यादा गंदा और कितने बुरी तरीके से भारत में घुस चुका है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। बहुत सारे कानून लाए गए हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा जो एक निकल कर आता है वो नीट का निकल कर आता है। अगर आप गड़बड़ी की बात करें तो सबसे ज्यादा विश्वसनीय यूपीएससी में भी अब गड़बड़ी देखी जा रही है। पूजा खेड़कर, अभिषेक सिंह, इन लोगों के जो सर्टिफिकेट हैं दिव्यांगता के, वो फर्जी सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाए गए। उससे आईएएस जैसी जो एक प्रतिष्ठित नौकरी होती है वहां पर धांधली की गई। तो ऐसे में यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं मनोज सोनी, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। तो बहुत सारी ये चीजें जो हैं वो चल रही हैं। तो युवा वर्ग जो था, युवा वर्ग मोदी गवर्नमेंट से काफी खफा था और इस वजह को देखा जा रहा है सबसे बड़े इनके फेल्योर के बारे में। और आगे भी बताया जा रहा है कि ये पेपर लीक एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है मोदी गवर्नमेंट के समाप्त होने में। फिर उसके बाद इस पर अगर आप सरकार के एक्शन की बात करें, तो जब रिजल्ट आ जाता है इलेक्शन का, मोदी गवर्नमेंट अल्पमत में आ जाती है, तब इनकी आंख खुलती है कि युवा भी वोटर हैं भारत में। और इसी वजह से ये एक्शन लेते हैं, एंटी पेपर लीक कानून लाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी ये कानून लाया जाता है, लेकिन कब? कहावत है कि अब पछताए का हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जब सब कुछ समाप्त हो चुका है तब आप कानून लेके आ रहे हैं। आपने लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। तो ऐसी स्थिति में आपको कोई भी हक नहीं है एक फुल फेस गवर्नमेंट चलाने का। ठीक। उसके बाद रेल हादसा, जैसे ही गवर्नमेंट बनती है, आपने देखा होगा बैक टू बैक, पश्चिम बंगाल आप ले लीजिए सिलीगुड़ी का, उड़ीसा के बालासोर का हादसा ले लीजिए, और अभी 2 दिन पहले जो हादसा हुआ उसको आप ले लीजिए। ठीक है, तो लगातार हादसे होते चले आ रहे हैं। रेल मंत्री अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं कि रेल हादसे क्यों हो रहे हैं। ठीक है, हर मामले को क्या किया जा रहा है, एक दूसरे के ऊपर क्या है, प्रत्यारोपण, दोष प्रत्यारोपण किया जा रहा है। सरकार का एक्शन क्या है? सरकार ने क्या किया था, इन्होंने बोला था कि हमने रेल प्रोटेक्शन सिस्टम कवच लाया है, जिसमें 2 ट्रेनें आमने सामने आ जाएंगी तो अपने आप ब्रेक लग जाएगी। लेकिन ब्रेक कहीं ना कहीं लगती नहीं दिख रही है। आने वाले टाइम में ये टेक्नोलॉजी कहां से कहां तक काम करती है, इसका कोई भी अभी तोड़ नहीं निकाला गया है। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले एक हाथी जो है वो टकरा गई थी। ठीक है, आपने अगर वीडियो देखा होगा तो बहुत ही एक मार्मिक वीडियो था। वो हाथी ट्रेन से टकराता है, फिर उठता है, कुछ दूर तक लड़खड़ा के चलता है, उसके बाद पटरियों पर गिर जाता है और अपने दम निकाल तोड़ देता है वहां पर। तो ये जो हादसे हैं, अगर आप जंगल के बीच से पटरी ले जा रहे हैं तो प्लीज उसकी फेंसिंग कीजिए, ये पर्सनली रिक्वेस्ट है। तो कवच अभी काम नहीं कर रहा है, सिर्फ 1500 ट्रैक्स पे इस कवच को लगाया गया है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे एक कहा जाए कि जो शर्मनाक चीज हो सकती है वो है आतंकी हमले। ठीक है, जिस दिन मोदी जी शपथ लेते हैं उसी दिन आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर में सपोरी में क्या है, यात्रियों की बस जा रही थी, उस पर आतंकवादी हमला हो जाता है। अब उस आतंकवादी हमले में कुछ यात्री मारे जाते हैं, बस का कंडक्टर मारा जाता है, बस का ड्राइवर मारा जाता है, सभी लोग मारे जाते हैं। अगर बस खाई में ना पलटी होती, खाई में पलटने की वजह से लोग बच जाते हैं। इस पे मैंने वीडियो भी बनाया था, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो अब इस पे सरकार का एक्शन क्या आया? आपकी गवर्नमेंट थी, आपको स्ट्राइक्स करनी थी, रिटेलिएट करना था। सिंपल सी बात है, सबको पता है कि ये जो कायराना हमले हैं, ये एकमात्र नल्ले देश पाकिस्तान की वजह से हो रहे हैं। पूरा सपोर्ट है उसको, आतंकवादियों का पनाहगार बना हुआ है।
पाल रहा है, आतंकवादियों को भारत में भेज रहा है लगातार। तो आप देख रहे होंगे अभी 2 दिन पहले 5 जवान हमारे शहीद हो गए, उनको सत-सत नमन है। लेकिन क्या हम ऐसे ही हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे? आपके कमांडोज तैनात किए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, क्यों उनको एलओसी के पार नहीं भेजा जा रहा है? जब ऑन पेपर पीओके हमारा है तो हम उसको क्यों नहीं ला पा रहे हैं? ये सारे सवाल जनता के द्वारा पूछे जा रहे हैं और इसका जवाब देने में सरकार लगातार असफल है। उसके बाद एक आम जनता जो है उसको क्या चाहिए? आम जनता को चाहिए एक मिडिल क्लास फैमिली वाला जीवन। इंडिया की मोस्ट ऑफ द पीपल, बहुत सारी जनता क्या है? मिडिल क्लास है। उसको 2 वक्त की रोटी चाहिए, गर्मी में बिजली चाहिए, पानी चाहिए, गैस सिलेंडर अच्छे दाम पर चाहिए, एक नॉर्मल दाम पे, तेल उसको एक नॉर्मल दाम पे चाहिए। वो अपना कमा रहा है, खर्च कर रहा है, उसको लोभ नहीं है ना सत्ता का ना धन का। लेकिन यहाँ पर महंगाई जो है वो लगातार अपने उच्चतम स्तर पर बढ़ती जा रही है और इसको कम करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। टमाटर आपका 120 रुपए किलो है, प्याज आपकी 80 रुपए किलो है। ये मैं हाल ताज के रेट आपको बता रहा हूँ, ठीक है? कहा जाता है कि महंगाई 4% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपकी महंगाई 6.5-6% तक पहुंच रही है। तो ऐसे में सरकार आम जनता के लिए क्या कर रही है? आपके रिचार्ज जो है वो बढ़ा दिए जाते हैं, किसी की शादी में 5,000 करोड़ खर्च हो रहे हैं और कोई बेचारा गरीब बाप अपने बेटी की शादी के लिए अपने कपड़े तक नहीं ले पा रहा है। ये भारत की स्थिति है, ठीक है? ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी एक मार हो जाती है बेरोजगारी की, ठीक है? एक मिडिल क्लास, आप बोलते हैं कि आप एक एकल परिवार रखिए, छोटा परिवार रखिए। छोटे परिवार में जनाब एक बेटा होता है, एक बेटी। अगर एक हम स्टैंडर्ड फैमिली लें तो अगर एक बेटा है वो माँ-बाप का सहारा है और उसी को नौकरी नहीं मिल रही है, तो उनका सहारा कौन बनेगा? ये सबसे सोचने वाली बात हो जाती है। एक तरफ आप जनसंख्या नियंत्रण में बता रहे हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार, लेकिन आपके बेरोजगारी और महंगाई की वजह से सुखी परिवार कैसे बन पाएगा, इसका जस्टिफिकेशन कौन करेगा? क्लियर? चलिए, उसके बाद अग्निवीर स्कीम की बात करते हैं। अग्निवीर स्कीम जो सेना में जाना चाहते हैं, जो देश की सेवा करना चाहते हैं, उनके जो भावनाएँ हैं, उन पर एक बहुत बड़ा आघात था। उनको बोला गया कि आप सेना में सिर्फ़ 4 साल के मेहमान हैं, उसके बाद आपको बाहर कर दिया जाएगा। अगर आप कैपेबल हैं, तो सिर्फ़ 25% लोगों को परमानेंट किया जाएगा। यहाँ से निकलने के बाद आप देश की सेवा करते हैं, आप सर्वोच्च बलिदान के लिए तैयार होते हैं और उसके बाद आप क्या करेंगे? निकल कर किसी एटीएम के बाहर, किसी स्कूल के बाहर, किसी मॉल के बाहर आप सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेंगे। ये भारतीय सेना का इनाम रहेगा आपके लिए भारत सरकार की तरफ से। तो ऐसे में जब गवर्नमेंट का जो इलेक्शन था 18वीं लोकसभा का, उसमें राहुल गांधी ने भी इसका मुद्दा उठाया था। उन्होंने भी बोला था कि अग्निवीर को समाप्त किया जाएगा जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आ जाएगी। नीतीश कुमार गठबंधन के सरकार में है। नीतीश कुमार ने खुद बोला था मोदी गवर्नमेंट से कि इस पर पुनः चर्चा की जानी चाहिए। तो ऐसे में अग्निवीर योजना भी चर्चा का विषय है, ठीक? अब क्या है कि सहयोगियों के कंधों पर है मोदी 3.0। सहयोगी मुख्य कौन-कौन है? सब मुख्य सहयोगी हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। अगर आप यहाँ सीटों की तुलना करें, तो 2014 में 282 सीट, फिर 19 में 303 सीट अकेले बीजेपी की, लेकिन इस बार 240 सीटों पर सिमट गई है। 272 का जो बहुमत का आंकड़ा है उसको पार नहीं कर पाए हैं। तो इस बार ताकत इनकी जो है वो कम हो गई है। एनडीए में कुल 24 दल जो हैं वो शामिल हैं और इसमें टीडीपी के 16 और जेडीयू के 12 सांसद जो हैं वो शामिल हैं। तो ऐसे में ये भी है कि अगर निर्णय सबके सुझाव से, सबकी सलाह से नहीं लिए जाएँगे तो ये अपना हाथ पीछे खींच सकते हैं और सरकार गिर सकती है। तो यही सवाल जो है वो निकल कर सामने आता है कि क्या मोदी सरकार 5 साल चल पाएगी या नहीं? यहाँ पर अगर आप बात करें तो जो इस बार स्पीकर का चुनाव हुआ, ये भी अपने इतिहास को खत्म करने वाला था। ऐसी कंडीशन बन गई थी कि पहली बार लोकसभा में स्पीकर का चुनाव वोटिंग से होने वाला था। लेकिन फिर से ओम बिरला जी क्या है, लोकसभा के स्पीकर जो है वो चुने जाते हैं। अब इसके बाद 5 ताकतवर कैबिनेट समितियों में सहयोगी दलों की एंट्री होगी, ठीक है? आप सबको पता है कि संसद में कामकाज के लिए कुछ समितियां जो हैं वो
बनाई जाती हैं। ठीक है, और ये समितियां क्या करती हैं? समीक्षा करती हैं, धन जो है वो जारी करती हैं और फिर अनुदान और कार्यान्वयन जो होता है उसकी समीक्षा भी करती हैं। तो ऐसे में जब सहयोगी दल शामिल होंगे तो हर किसी को अपना-अपना जेब गरम करना ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ऐसे में जो सफेद कुर्ता है वो भारी होने वाला है दोनों साइड से। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि एनडीए गवर्नमेंट जो 3.0 है, वो 5 साल तक टिक पाएगी या नहीं, इस पे क्वेश्चन मार्क लग चुका है। ठीक है? तो ये था आज का सेशन। अब फिर से आप लोगों के साथ एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया है तो शेयर करेंगे और सबसे बड़ी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में धमाकेदार एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।